तो अब हम लोग यूनिट 2 पे जाएंगे, थियोरी ऑफ कॉस्ट। और जैसे यूनिट 3 हमारा खत्म हुआ बेटा, तो हमारा चैप्टर 3 ऑफिशियली डन हो जाएगा। यूनिट 1 में ज्यादा दिक्कत नहीं, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है इसके एमसीक्यूज पे भी। अब यूनिट 2 अच्छे से देखो। यूनिट 2 का नाम क्या है? थियोरी ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट में हम क्या एलिमेंट ऐड करते हैं? प्रॉफिट, और तुम्हारा सेलिंग प्राइस बन जाता है, राइट। अब यहाँ पे हर एक चीज बहुत आराम से हम देखेंगे। उन्होंने कहा कि प्रीवियस यूनिट में तुमने देखा कि प्रोडक्शन क्या होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब पहले ही इसमें आपका एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू शुरू हो जाएगा। सी, हर एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ेंगे। पहला कंसेप्ट है तुम्हारा कॉस्ट कंसेप्ट में का अकाउंटिंग कॉस्ट एंड व्हाट मालिक? इकोनॉमिक कॉस्ट। और यहां से एमसीक्यूज जरूर आने वाला है, और मैं आपको लिख के देता हूं। अभी अच्छे से ध्यान दो, मेरे साथ इस चीज को कंप्लीट कर लो, तो बाद में टेंशन नहीं रहेगा। हर एक लाइन पढ़ेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे क्या है, और हर एक चीज को डिटेल में आपको बता दूंगा। प्लीज आप बोर्ड पे ध्यान देना सिर्फ। चलो, ये पैरा रीड करना शुरू करो। अकाउंटिंग कॉस्ट एंड व्हाट बेटा? इकोनॉमिक कॉस्ट करके। ठीक, पे अटेंशन। रीड करना शुरू करेंगे, हर एक पॉइंट में पढ़ा होगा, लेकिन आपका ध्यान होना चाहिए स्क्रीन पे। ठीक। An entrepreneur has to pay price for the factors of production। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब नहीं समझेगा तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। हर बिजनेसमैन को प्राइस पे करना है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। क्या बिजनेसमैन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करता है? आंसर इज यस। क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल। लैंड के लिए वो क्या प्राइस पे करता है? रेंट। लेबर के लिए क्या प्राइस पे करता है? वेजेस। और कैपिटल को क्या देता है? इंटरेस्ट। ये जो है, ये एंटरप्रेन्योर का कॉस्ट हो गया। पहला लाइन देखो, इसमें डेफिनेटली एमसीक्यूज आएगा। एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट कॉस्ट आपने एमसीक्यूज करते हुए देखा होगा, और ये सॉल्व होने वाला है अभी से। एंटरप्रेन्योर मतलब जो मालिक है, हैज टू पे प्राइस फॉर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच ही एम्प्लॉयज फॉर द प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन करने के लिए, बट ऑब्वियस फुकट में तो कोई काम करेगा नहीं। अब आगे बढ़। He does pay wages to workers employed, prices for raw material, fuel and power use, rent for the building he hires जो उसने रेंट पे लिया हुआ है, interest on the money borrowed for doing business। ये सारी बातें जो आपने बताई, यही उन्होंने यहाँ पे दिया है, तो कुछ नई बात नहीं है। Pay attention। All these are included in his, ये किसमें ऐड हो जाता है बेटा? उसके cost of production and are term as which cost? Accounting cost। इन शॉर्ट बोलूं क्या? अकाउंटिंग कॉस्ट मतलब आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट बोलते हैं, और इकोनॉमिक कॉस्ट मतलब आउट ऑफ पॉकेट तो है, जो एक्चुअल पे कर रहे हो वो तो आएगा ही, लेकिन उसके साथ जो तुम पे नहीं कर रहे हो लेकिन पे करना पड़ता है, ऐसे वाला चीज है। क्या है तुम आगे देखोगे। अकाउंटिंग कॉस्ट मतलब क्या? ये जो फैक्टर को, प्रोडक्शन को पेमेंट जा रहा है ना, लैंड को वेजेस, रेंट, जो भी है भाई, लैंड को रेंट जा रहा है, लेबर को वेजेस जा रहा है, सो ऑन, कैपिटल पे इंटरेस्ट जा रहा है, ये सारा खर्चा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम कौन सा कॉस्ट बोलेंगे बेटा? विच कॉस्ट? अकाउंटिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट रिलेटेड टू दोज कॉस्ट विच इन्वॉल्व विच पेमेंट? कैश पेमेंट बाय द एंटरप्रेन्योर ऑफ द फर्म। तो यहां पे ऐसे कुछ नहीं जो नॉशनल रहेगा, जो पेमेंट नहीं किया वो नहीं आएगा। जो एक्चुअली पे कर रहा है वो कौन से कॉस्ट में ले लेंगे हम लोग? अकाउंटिंग कॉस्ट। दस अकाउंटिंग कॉस्ट आर, अंडरलाइन करो, explicit cost and include all the payment and charges made by entrepreneur to supplier of various productive factor. Accounting costs are expenses already incurred by the firm. An accountant record this in the financial statement of the firm। तो यहाँ पे दो बातें देखी, आपको दो कॉस्ट देखनी है, एक इम्प्लिसिट और एक क्या? एक्सप्लिसिट। और अकाउंटिंग कॉस्ट ये कौन सा कॉस्ट है बेटा? एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। जो तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, ट्रेडिंग, पी&एल, बैलेंस शीट, वहां पे जो कॉस्ट है तुम्हारे ट्रेडिंग पीरियड में, वो कौन सा कॉस्ट है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसको कौन सा बोलते हैं? आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, जो एक्चुअल तुम खर्चा कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड हमारे ध्यान में आया, एक्सप्लिसिट का मतलब अकाउंटिंग कॉस्ट, जो हम एक्चुअली पेमेंट कर रहे हैं। अब हम सेकेंड पैराग्राफ देखेंगे। क्या है सेकेंड पैराग्राफ? देखो, however it is generally happen that entrepreneur invests certain amount of capital in his business if agar the capital invested by entrepreneur in his business had been invested elsewhere। अगर वो बिजनेस में नहीं इन्वेस्ट करता तो ये पैसा कहीं तो और रखा होता, एफडी में रखा होता। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा रहेगा तो ही बताओगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब, आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि आप अभी सीए की पढ़ाई कर रहे हो, यहाँ पे 1 घंटा आके बैठे तो आपने उतना बीकॉम का 1 घंटा कम पढ़ा, तो आप यहां हो मतलब कुछ तो सैक्रिफाइस कर रहे हो।
सिंपल बात है, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि आप कुछ पाने के लिए कुछ खो रहे हो, उससे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। पॉइंट इज व्हाट मालिक, ये वही चीज उन्होंने बताई, आगे और डिटेल में बताऊंगा, ये तुमको ऐसे समझ में तो नहीं आएगा। इफ द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय एंटरप्रेन्योर इन हिज बिजनेस हैड बीन इन्वेस्टेड एल्सवेयर, अगर ये पैसा कहीं और लगाया होता, ही वुड हैव अर्न कैपिटल सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और क्या, डिविडेंड। 1 लाख रुपया मैंने बिजनेस में लगा दिया, अगर मैं बिजनेस में नहीं लगाता, उसका एफडी करता, तो उससे मेरे को पैसा मिलता, फिक्स इनकम मिलता। लेकिन मैंने क्या किया, एफडी नहीं किया, मैंने क्या लगाया, बिजनेस में। तो बोले अब ये कॉस्ट समझने को बहुत दिक्कत होती बच्चों को, ये वो वाला कॉस्ट है जो हुआ नहीं, लेकिन बोले कि अगर नहीं होता तो, मतलब ये क्या कह रहे पता है, तुम अभी खुद के घर में दे रहे, तो रेंट नहीं दे रहे हो, खुद का घर का काय करे, लेकिन वो फिर क्या बोलेंगे, मार्केट में अगर बंदा खुद का घर नहीं होता तो रेंट 5,000 पर महीना देता, तो तुम वो भी कैलकुलेट करो इकोनॉमिक कॉस्ट में। ये समझने को, इसलिए इसको इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं, जिसमें दो फैक्टर है, अकाउंटिंग प्लस इकोनॉमिक, आएगा आगे, लेकिन मैं तुम्हारा पहले बैकग्राउंड बिल्ड कर रहा हूं, देखेंगे और बाद में एमसीक्यूज तो तुम डील कर ही दोगे। मोर ओवर, entrepreneur may devote his time to his own work and production and contribute his entrepreneur and managerial ability to do business. Had not set up his own business, he would have sold his services to other for some positive amount of money. तो उन्होंने कहा अगर बिजनेस नहीं करता तो ये कुछ और जगह काम करता, अगर मैं यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूं तो कहीं पे मैं जॉब कर रहा होता तो मुझे वो पैसा मिल रहा होता, तो मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा सैलरी जो मैं छोड़ दिया वो मेरा कौन सा कॉस्ट हो जाएगा, इकोनॉमिक कॉस्ट या एक्सप्लिसिट कॉस्ट। मतलब सर वापस एक बार बताओ, ये समझने को थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है, लेकिन आप एकदम शांति से सिर्फ भावनाओं को समझो, एमसीक्यू सही सॉल्व करते आएंगे। सर ये आम इंसान बोलेगा कि ऐसे होना नहीं चाहिए, क्या फालतू ये, और दिमाग को पट्टा नहीं, लेकिन ये कॉस्ट है। उन्होंने कहा अगर आप सुबह 8 से लेके शाम को 6 बजे तक यहाँ पढ़ा रहे हो, आप जो भी अर्न कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, लेकिन अगर आप एक परमानेंट जॉब करते तो आपको 12 लाख का पैकेज आ रहा या ऑप्शन था, तो मैं वो नहीं कर रहा हूं, तो मैंने वो छोड़ा है, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट। कौन सा, वो आएगा आपके लिए, ध्यान से समझ, कुछ लर्न नहीं करना है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग दो, जिस मोमेंट पे कंसेप्ट क्लिक हो गया खत्म, एमसीक्यू सब सही हो जाएंगे। दिस कॉस्ट फॉर्म पार्ट ऑफ विच कॉस्ट बेटा, इकोनॉमिक कॉस्ट। हम दो पढ़ रहे हैं, ये जो कॉस्ट हुआ नहीं होता, ऐसे हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं करता तो वैसे होता, इसको हम अकाउंटिंग नहीं, कौन सा कॉस्ट को बोलेंगे, इकोनॉमिक। दस इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड, पहला the normal return of money capital invested by the entrepreneur himself in his own business, and the wages salary not paid to the entrepreneur but could have been earned if the service had been sold somewhere else। मतलब सर अगर मैं पढ़ा रहा हूं, एंटरप्रेन्योर हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं, अगर मैं कहीं किसी को जॉब देता तो मुझे सैलरी मिलता, जो सैलरी नहीं मिली है वो भी मैं किस में ऐड कर दूंगा, इकोनॉमिक कॉस्ट में। बोले सर कैसे, कुछ भी दिमाग को पट्टा ही नहीं, पट्टो ना पट्टो, लेकिन इकोनॉमिक कॉस्ट, बात खत्म। आप ध्यान में रखो कि इकोनॉमिक कॉस्ट मतलब तुमको एक्चुअली जेब से देना पड़ रहा है क्या, नहीं, आज मेरे को कुछ 12 लाख का पैकेज देना नहीं पड़ा, लेकिन मैंने खोया ना, दिस इज नॉन एज इकोनॉमिक कॉस्ट। आओ आगे और समझिए। Likewise, the monetary reward for all factor owned by entrepreneur himself and employed by him in his own business are also considered as a part of economic cost. Economic costs take into account this accounting cost. In addition, they are also take into account amount of money that entrepreneur could have earned if he had invested his money and sold his own services and other factor in the next best alternative। मतलब सर अगेन घुमा फिरा के वही बोल रहे हैं, इकोनॉमिक में अकाउंटिंग कॉस्ट भी आता और वो चीज भी ले लेते कि अगर तुम यहाँ पे ना पढ़ा के कहीं जॉब करते जो बेस्ट नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव था और वहां से तुमको 4 लाख सैलरी मिलता, तुम वो छोड़ रहे हो, उसको हम कहां पे लेके आएंगे, इकोनॉमिक कॉस्ट में। अकाउंटिंग कॉस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सप्लिसिट, वेयर इज द कॉस्ट ऑफ फैक्टर ओन बाय द एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ, उसे कौन सा कॉस्ट कहेंगे, पढ़ो जाके नीचे, क्या, and implied are called implicit cost। implicit मतलब ही इकोनॉमिक, जिसमें दोनों कॉस्ट है, अकाउंटिंग प्लस इकोनॉमिक। बताता हूं, thus economic cost include both, कौन सा बेटा, अकाउंटिंग कॉस्ट एंड implicit कॉस्ट। तो तुमको बताता हूं, चलो यहाँ पे ध्यान दिए, इक्वेशन लिख लो। सर इतना पढ़ के हमने क्या देखा, तुमको सिर्फ ये समझना चाहिए, ये कुछ मैं लिख के दे रहा हूं, इतना लिख लो, अकाउंटिंग कॉस्ट, इसे क्या कहते हैं, एक्चुअल पेमेंट वाला कॉस्ट, जो तुमने जेब से दिया हुआ है। तो यहां पे मैं लिखता हूं एक्चुअल पेमेंट, एक्चुअल पेमेंट
मतलब आप यहाँ पे और एक चीज लिख सकते हो सर, आउट ऑफ पॉकेट, जो तुम्हारे जेब से गया हुआ है। यहाँ पे और एक चीज कर सकते हो सर, जो भी तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो सर, ट्रेडिंग P&L के डेबिट साइड को तुमने जितने भी एंट्री कर लिए, जितने भी खर्चे कर लिए, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग कॉस्ट, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वही होता है अपना। तो ये है, इसको क्या कॉस्ट कहा जाता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट करके। कौन सा कॉस्ट कहा जाएगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो अकाउंटिंग कॉस्ट को क्या कहा जाता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इतना लिख लो, और इतने ही एमसीक्यूज तुम्हारे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब क्या सर, व्हाट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट? इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब ऐसा कॉस्ट जो तुमने एक्चुअली इंकर्ड नहीं किया। ये लिख लिया तुमने, ठीक है ना, जो तुमने एक्चुअली इंकर्ड नहीं किया। ये देखो इम्प्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट सर तुमने एक्चुअली खर्चा नहीं किया। वो सीन क्या है, तुम्हारा नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, अगर तुमने नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव छोड़ा है, ध्यान से सुनना, मेरे पास 1 लाख रुपया था सर, या 1 करोड़ रुपया था, 5 0, वो 1 करोड़ मैंने बिजनेस में लगा दिए। अब बिजनेस तो मुझे रिटर्न दे ही रहा है, इसीलिए मैंने लगाया, लेकिन मैंने बिजनेस में लगाया तो कहां पे मैं इसे नहीं रख पाया, सपोज एफडी में। और अगर एफडी करता, 1 करोड़ पे मुझे 7% भी ब्याज मिल रहा, तो 7 लाख रुपया साल का मेरा लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने बेस्ट अल्टरनेटिव को छोड़ा। अब इस कॉस्ट को क्या बोलूंगा मैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट बोलूंगा, इम्प्लिसिट कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट बोलूंगा, इम्प्लिसिट। ठीक है, ये आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट नहीं है, ये एक्चुअल खर्चा हुआ नहीं है। कौन सा कॉस्ट, इम्प्लिसिट। लेकिन तुमको अभी ये कॉस्ट का पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक कॉस्ट, तो तुम क्या कहोगे, इकोनॉमिक कॉस्ट इज इक्वल टू अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। बराबर लिखा क्या मैंने? हाँ। दूसरा, या तो फिर मैं लिख सकता हूं एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि अकाउंटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू क्या, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक कॉस्ट में तुम्हारा सब आ जाएगा, दस इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड बोथ अकाउंटिंग कॉस्ट एंड क्या, इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो अगर ऐसे एमसीक्यूज आया कि इकोनॉमिक कॉस्ट में क्या आएगा, दोनों आएगा, अकाउंटिंग कॉस्ट तो है ही, लेकिन जब उसमें जो आउट ऑफ पॉकेट नहीं है वो भी तुम ऐड कर दोगे, तो उससे हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक कॉस्ट। तो इकोनॉमिक में दोनों आता है, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट, क्योंकि एक्सप्लिसिट को क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग कॉस्ट। तो अगर ऐसे आया तो याद रखना, कंफ्यूज होना मत। ये क्या लिखा है सर, इकोनॉमिक कॉस्ट इज इक्वल टू अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। इस अदर वर्ड, अकाउंटिंग को क्या बोलता हूं मैं, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट। ऐसे तो अगर ऑप्शन ऐसे भी दिया तो भी तुम बोथ आंसर लिखना, अगर तुमको ऐसे घुमा फिरा के वो कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे तो। क्या इतना डन है बेटा? द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज entrepreneur must cover his economic cost if he want to earn which profit, normal profit। मतलब भाई छोड़ा है तो छोड़ने का पछतावा नहीं होना चाहिए, उसने इकोनॉमिक कॉस्ट भी कवर करना है। नॉर्मल प्रॉफिट इज पार्ट ऑफ, अंडरलाइन करना एक एमसीक्यू, नॉर्मल प्रॉफिट इज पार्ट ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट। Normal profit is part of implicit cost. If the total revenue received by entrepreneur is just cover both implicit and explicit cost, then he has zero economic profit। दोनों पॉइंट लिखो, मैं एमसीक्यूज भी बना के दूंगा। फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट आर कवर्ड and above this normal profit। ठीक है, in other words entrepreneur is said to be earning positive economic profit only when the revenue greater than the क्या बेटा is explicit and implicit cost। ध्यान से समझना। चलो यहाँ पे देखो, ये तो तुम कर ही लोगे बाद में, पे अटेंशन। मेरा एक्सप्लिसिट कॉस्ट है 3,000 रुपया, मेरा इम्प्लिसिट कॉस्ट है 2,800 रुपया, और मैंने अर्न किया है टोटल, ठीक है, मेरा अर्निंग है टोटल 5,800 रुपया, इतना मैंने अर्न किया है। मेरा आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, एक्चुअल खर्चा बोलेंगे, वो एक्सप्लिसिट भी नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे एक्चुअल खर्चा इतना है, तो एक्चुअल का मतलब ही एक्सप्लिसिट 3,000। अब बताओ सुपर प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट है कि क्या है, या जीरो प्रॉफिट है कि क्या है?
आंसर इज जीरो प्रॉफिट। यहाँ पे 1 मार्क्स चला गया। ध्यान से सुनो और ये 1 मार्क्स अपना बचाओ। क्या होगा कि अगर तुम्हारा अर्निंग इज इक्वल टू इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस क्या बेटा एक्सप्लिसिट कॉस्ट इतना है तो तुम्हारा प्रॉफिट ही नहीं है। तुम्हारा कौन सा प्रॉफिट है? जीरो। लेकिन व्हाट? जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, क्योंकि तुमने जस्ट क्या कवर किया है? एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। नो प्रॉफिट नहीं बोल रहे हम लोग, हम क्या बोल रहे हैं? जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। ये चीज याद रखना, क्योंकि तुमको ऑप्शन क्या दिया जाएगा बेटा? ऑप्शन ए नॉर्मल प्रॉफिट जो तुमने बोला, ऑप्शन बी नो प्रॉफिट नो लॉस, तुम बोलोगे इक्वल है तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ऑप्शन सी जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट और ऑप्शन डी बोले सुपर प्रॉफिट। तुम्हारा आंसर क्या रहेगा? जीरो विच लेकिन इकोनॉमिक प्रॉफिट। याद रखना जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, और इसलिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट है इसलिए वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है मालिक, एवरीबॉडी क्या यहाँ तक डन है? ये एमसीक्यू सॉल्व करते आएगा। अगर अब भी ध्यान दो, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ सकता है इस पैराग्राफ से। वो बोलेंगे तुमने अर्न किया 7,000 रुपया, तो इन दोनों से ज्यादा है क्या एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट? यस, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट कितना था तुम्हारा? 5,800। तुम्हारा इनकम कितना है? 7,000। अब ये लाइन पढ़ो। इन अदर वर्ड, एंटरप्रेन्योर इज सेड टू बी अर्निंग पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट या अबनॉर्मल प्रॉफिट ओनली व्हेन हिज रेवेन्यू आर ग्रेटर देन क्या बेटा? हिज कौन सा? ये वर्ड क्या है मैं देख लेता हूं। हिज सम ऑफ हिज एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड क्या इम्प्लिसिट कॉस्ट। समझ में आया? और ये कौन सा प्रॉफिट बोला है? अबनॉर्मल प्रॉफिट या पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट। ठीक है, चलो मैं तुमको और एक एमसीक्यू बताता हूं। एंटरप्रेन्योर का एक्सप्लिसिट कॉस्ट है 3,000, इम्प्लिसिट कॉस्ट है 4,800 और एंटरप्रेन्योर ने अर्न किया है 10,000। अब तुमको ये तो समझ में आ गया, ये जो 10,000 इन दोनों से ज्यादा है। तो बताओ ऑर्गेनाइजेशन का क्या हुआ? ऑप्शन ए जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, ऑप्शन बी पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट, ऑप्शन सी abnormal प्रॉफिट, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। बोथ बी एंड सी। ध्यान रखना, उसका पॉजिटिव प्रॉफिट है उसको क्या बोलेंगे? अबनॉर्मल प्रॉफिट है उसको, क्योंकि वहां पे वो दोनों ही कवर कर रहा है। तो इसमें ये चैप्टर क्यों डिफिकल्ट होता है बाद में? क्योंकि ये चीजें ऐसे ना वो कलेक्ट नहीं होती। बोले क्या तुमको तो लगता है कि पैसे यहाँ पे तुम बोल ही नहीं सकते जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, जब ये भले इतना दे दो। अभी तुम पढ़ रहे हो कि अगर इक्वल टू रहा तो क्या होगा? जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, ज्यादा रहा तो पॉजिटिव या अबनॉर्मल प्रॉफिट। दैट्स ऑल। और यहाँ पे तुम्हारा ये वाला विषय खत्म हुआ। यहाँ पे वाला विषय खत्म हुआ। तुमने क्या कंसेप्ट पढ़ा बेटा? एक पढ़ा अकाउंटिंग कॉस्ट और एक क्या पढ़ा? इकोनॉमिक कॉस्ट। ठीक है, अकाउंटिंग कॉस्ट और क्या पढ़ा? इकोनॉमिक कॉस्ट। बताओ मेरे साथ, और इतना अच्छे से कर लो बेटा। तीसरा चैप्टर वापस एमसीक्यू साथ में करते रहो, भले पेपर शुरू है लेकिन इसको छोड़ो मत, गिव अप मत करो। जब टाइम मिल रहा है जैसे मिल रहा है लेकिन पढ़ो, क्योंकि यही एक सब्जेक्ट है जो तुम्हारी नैया पार करा देगा। आई होप साइमल्टेनियसली तुम बीसी के भी थोड़ा थोड़ा रीड कर रहे हो। नहीं कर रहे हो तो एक एक कंपनी को एक एक दिन दो, 10-10 मिनट करो। अभी भी 3 महीने है। मतलब तुम्हारी जो बड़े बड़े कंपनी जो तुमको लर्न नहीं हो रहे ना बीसी के, वो फटाक से हो जाएंगे। ज्यादा वक्त नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा देना है, 10-10 15-15 मिनट। लेकिन वो रोज रीडिंग रखो, जो तुम भूल जाओगे। इतना मेहनत किया वेस्ट हो जाएगा बेटा। अगर तुमने सच में पढ़ा है पहले तो उसको डायरेक्ट मत छोड़ना। हमने कौन से 2 कंसेप्ट पढ़े बेटा? अकाउंटिंग कॉस्ट और क्या बेटा? इकोनॉमिक कॉस्ट। ठीक है, अकाउंटिंग कॉस्ट का और एक क्या नाम है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इकोनॉमिक का नाम इम्प्लिसिट नहीं है। इकोनॉमिक का फॉर्मूला ही क्या है? अकाउंटिंग कॉस्ट, मतलब ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट मतलब आउट ऑफ पॉकेट नहीं, जो मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला देता हूँ, ऐसे वाली बात। ये 2 चीजें हमने देखी। इसके एमसीक्यूज में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आज जितने हो सकते हैं उतना एमसीक्यूज घर पे जाके अगर टाइम मिलता है तो कंप्लीट करो। अब तुम दूसरे कॉस्ट पे आ रहे हो, दैट इज आउटले कॉस्ट एंड क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आराम से देखना है, ऐसे ही कंसेप्ट है। आज जितनी हो सकते उतनी कंसेप्ट हम कवर करेंगे, और बहुत मैं आराम से ही पढ़ा रहा हूँ लेकिन आप लोगों का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। चलो आउटले कॉस्ट एक बार रीड करो।
और अभी ना एक दूसरे को ये कंफ्यूज मत करना, ओवरलैप ये सब अलग अलग रहेगा, हो सकता है तुमको वही कॉस्ट उसमें नजर आए, बट ठीक है अभी आउटले के हिसाब से दिमाग लगाओ और समझो कि क्या है आउटले कॉस्ट इन्वॉल्व विच एक्सपेंडिचर, तो वही एक्सप्लिसिट जैसा हो गया एक्चुअल आउट ऑफ पॉकेट, ठीक है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑफ फंड ऑन से, किस किस पे एक्चुअल एक्सपेंडिचर किया तुमने, वेजेस दिए, मटेरियल पे खर्चा किया, रेंट दिया, इंटरेस्ट दिया, एक्सेट्रा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑन द अदर हैंड इज कंसर्न विद द कॉस्ट ऑफ क्या बेटा, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी विच वॉज फॉरगन, मतलब आपने छोड़ दिया इन ऑर्डर टू परस्यू सर्टन एक्शन। अगेन मैं कहूं इम्प्लिसिट कॉस्ट जैसा, मतलब ये एक्सप्लिसिट जैसा एक्चुअल आउटले और ये इम्प्लिसिट जैसा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि आपने एफडी बिजनेस में पैसा लगाया तो आपने एफडी नहीं किया तो बेस्ट अल्टरनेटिव आपने छोड़ दिया, क्योंकि पूरा का पूरा पैसा कहां लगा दिया, बिजनेस में। तो जो आपने एफडी पे का इंटरेस्ट छोड़ा उसी में कौन सा कॉस्ट होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और आपको कैसे पेपर में एमसीक्यूज आया, वो कौन सी कॉस्ट है जो आपको जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव छोड़ने के बाद लगा हुआ है फॉरगन कर, तो उसे क्या कहेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। It is cost of missed opportunity and involve comparison between policy that was chosen and policy that was rejected. बिजनेस किया सर, तुमको 1 लाख मिला, एफडी करते 1.5 लाख मिलता, तो तुमने ये जो खोया है ये क्या हो गया तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द इंटरेस्ट दैट ही कैन अर्न इन नेक्स्ट बेस्ट यूज विथ इक्वल क्या बेटा, रिस्क। सिंपल है, जो बिजनेस में करता और कहीं पे अगर किसी को लोन देता तो ब्याज कमाता, वो जो ब्याज छोड़ा है एफडी पे जो ब्याज छूटा है वो कौन सा कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वही चीज रिपीट हो रही है। नाउ difference between outlay cost and opportunity cost can be drawn on the basis of nature of sacrifice. Outlay costs involve financial expenditure at some point of time and hence are recorded in the what beta books of account, वो explicit जैसा, तो एक्सप्लिसिट भी बुक्स में रिकॉर्ड होता था, आउटले कॉस्ट भी बुक्स में रिकॉर्ड होता है जितना ट्रेडिंग पेंडल का आइटम है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द अमाउंट और सब्जेक्टिव वैल्यू दैट इज फॉरगोन, मतलब आपने छोड़ा हुआ है इन चूजिंग एनी वन एक्टिविटी ओवर नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। इट रिलेटेड टू सैक्रिफाइस अल्टरनेटिव, इट इज इन जनरल नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो तुमको पूछा जाएगा कौन सी 2 कॉस्ट बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होती है। ऑप्शन ए एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ऑप्शन बी आउटले कॉस्ट, ऑप्शन सी implicit cost, option D opportunity cost, option E both A and B, option F both C and D, बोथ ए एंड बी। आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट वही आउटले कॉस्ट है, वही बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। जैसे इम्प्लिसिट कॉस्ट बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड हुआ वैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगा नहीं। क्या ये एमसीक्यूज दिमाग में गए बेटा, ठीक है ना। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगे नहीं, सिंपल है, यस और नो। तो यहाँ पे अगर डील करो मतलब अच्छे ऐसे, तुमको रटना कुछ भी नहीं है लॉ की तरह, सिर्फ समझ लेना है कि हाँ ये से। लेकिन याद रखो यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट इतना सिंपल तो नहीं देगी, तो अपने अवेयरनेस को बढ़ा के रखो, एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो इतने बेसिक पे ध्यान देना। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसेप्ट इज जनरली वेरी यूजफुल फॉर बिजनेस मैनेजर एंड देयरफॉर इट हैज टू बी कंसीडर व्हेनेवर रिसोर्सेज आर स्केर्स। स्केर्स मतलब क्या, लिमिटेड। जब भी रिसोर्सेज लिमिटेड है तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा बेस्ट यूज है, एंड डिसीजन इन्वॉल्विंग चॉइस ऑफ वन ऑप्शन ओवर अदर इज इन्वॉल्व। तो उस टाइम पे तुम कौन सा कॉस्ट देखोगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बिजनेस से 10 लाख मिल रहा है, एफडी करूंगा तो 7 लाख मिलेगा, रिस्क है लेकिन रिटर्न भी ज्यादा है, तो मैंने कहां पे लेके गया मेरा फंड, बिजनेस में। तो ये मुझे दोनों कॉस्ट में से एक छोड़ना पड़ेगा, लेकिन जो बेस्ट है वो बिजनेस चूज करेगा। इन क्लोथ में विच स्पिन इट्स ओन yarn, the opportunity cost of yarn is to weaving department is the price at which the yarn could be sold. This has to consider while measuring the profitability of the weaving operation. अब इसका छोड़ो, मैं अगर मेरा एग्जांपल दूं तो मैंने कहा कि अगर मेरे को 1 साल पहले की बात है, मतलब 1 साल में नहीं 8 महीने की रहेगी, नून करके एक प्लेटफॉर्म आया था जैसे अनअकैडमी। उन्होंने अपने को ऑफर दिया था कि सर 16 लाख रुपीज तुमको पर एनम देंगे, 16 लाख रुपए 4 घंटे पढ़ाना है जैसे अनअकैडमी कर रहा है। बोला अच्छा, बोले क्या, बोले टर्म्स एंड कंडीशन है, तुमने तुम्हारा ब्रांड छोड़ देने का। हाँ, आपको 16 लाख रुपए और घर से ही पढ़ाओ, ऑनलाइन पढ़ाओ, किधर आने का नहीं, तुम सिर्फ 16 लाख रुपए लो और
पढ़ाओ, तो अपने कुछ 40-50 हजार सब्सक्राइबर रहेंगे, ज्यादा थे भी नहीं, मतलब 1 साल पहले की बात रही। तो अब क्या है कि जब वो बोले कि तुम तुम्हारा छोड़ दो, और बात ऐसी है कि आज अनअकैडमी या बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म है, अपन जो नाम ले ही रहे क्योंकि सबको तो सब पता है, तो उस केस में भी टीचर्स छोड़ के जा रहे हैं या बहुत सारी चीजें हो रही, तो वहां पे स्टेबिलिटी नहीं है। वो चाहे तो वो मालिक है, वो बोले कि भाई तुम निकलो तो निकलो। तो अब मैंने वो छोड़ा और मैंने ये चीज एक्सेप्ट की, तो मेरे लिए वो दूसरा जो छोड़ा वो क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेकिन मैंने उसके पीछे क्या क्या एलिमेंट लगाए, वहां पे स्टेबिलिटी नहीं है, वहां पे डिपेंडेंसी है। अगर मैं मेरा छोड़ दूं उनके हिसाब से, लोगों बोले तुम जाओ घर पे कल, तो क्या कर लेंगे, और वहां पे बहुत बुरी हालत रहती। बोले बच्चों ने इतना टाइम देखना ही चाहिए, इतने सेल होने ही चाहिए, इतना लफड़ा है वहां पे, और अपने को पहले से सारी चीजें पता थी। तो पॉइंट इज व्हाट कि अगर मैं 16 लाख अगर साल का छोड़ रहा, तो ये मेरे लिए भले यहाँ पे उससे कम मिल रहा, लेकिन पॉइंट इज व्हाट, मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गया, डाटा। और मैनेजमेंट डिसीजन के वक्त ये सारे रोल काम में आता है, वही पॉइंट था, बाकी कुछ नहीं, इन्होंने वही चीज बताई। तो आप कंपेरेबिलिटी देखो कि एक काम अगर आप खुद कर रहे हो तो कितना कॉस्ट आप खो रहे हो, सिंपल। एनीवेज, क्वेश्चन वही था कि आउटले और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझा क्या बेटा, कौन सा कॉस्ट बुक्स में रिकॉर्ड होता है, आउटले की अपॉर्चुनिटी, आउटले, और कौन सा बुक्स में रिकॉर्ड होता नहीं है, अपॉर्चुनिटी। बस इतना याद रहा, दैट्स ऑल, बाकी कहीं पे भी आपको लिखना नहीं है। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट, ठीक है। तीसरा, डायरेक्ट और ट्रेसेबल कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट एंड क्या, नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट। ये डायरेक्टली तुमको भी पता ही है कि ट्रेडिंग डायरेक्ट कॉस्ट, P&L इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब मैं अगर बोलूँ ना कि मेरे लाइट बिल आता है, डायरेक्ट कॉस्ट की इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट, क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकता कौन सी बैच को एग्जैक्ट कितनी बिजली गई एंड क्या हुआ, नहीं कैलकुलेशन है, डिजिटल बोर्ड क्या है, लेकिन मेरा जो मार्कर है, ये जो सिस्टम है, ये सब मेरा कौन सा हो जाएगा, डायरेक्ट कॉस्ट, जो प्रोडक्शन में जिसे हम ट्रेस कर सकते हैं। तुमको मैंने हो सकता है नोट्स बात है, ये मेरा बिजनेस का डायरेक्ट खर्चा है, तो ट्रेस है कितने बच्चों को नोट्स दिया, डायरेक्ट खर्चा है। तो जिसे आप ढूंढ सकते हो, समझ सकते हो, ये तुम्हारा क्या हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस। और जिसे तुम ट्रेस नहीं कर सकते, उसे क्या कहोगे, इनडायरेक्ट कॉस्ट। कॉस्ट के अलग अलग प्रकार देख रहे हैं हम लोग। अब तक हमने कितने कॉस्ट देखे बताओ तो बेटा, एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट, ये किसमें आया, अकाउंटिंग कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट में। उसमें हमने देखा एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, फिर देखा आउटले कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट। क्यों ये बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे तुम फोकस करो, और तुम्हारे चीज जो तुम थोड़ा थोड़ा इधर उधर चले जाते हैं ना, फिर एक लेवल बाद लगता है सब बाउंस हो जा रहा है, लेकिन यहां तक तुमको समझे, आगे और 10 मिनट का कॉन्सेंट्रेशन ये भी समझ जाएगा। डायरेक्ट उसको ही क्या नाम है, ट्रेसेबल कॉस्ट, एंड इनडायरेक्ट उसका ही दूसरा नाम क्या है, नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट। तो अलग नहीं है, वही चीज है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तुमको पता है। देखो क्या चीज होता है, direct costs are those which have direct relationship with the component of operation like manufacturing of product, organizing of a process or activity etc. जिसका direct production unit से संबंध है, वो तुम्हारा कौन सा कॉस्ट, डायरेक्ट। Since such a costs are directly related to product, process or machine, they may vary according to changes in the क्या बेटा, चेंजेस ऑकरिंग इन दिस। तो जैसे जैसे इसमें प्रोडक्शन में कुछ बदलाव आएंगे, वैसे वैसे डायरेक्ट कॉस्ट में बदलाव आएंगे, उसके हिसाब से, उसके प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चरिंग के कैपेसिटी के हिसाब से। डायरेक्ट कॉस्ट आर कॉस्ट दैट आर रेडीली आइडेंटिफाइड एंड आर ट्रेसेबल ऑन क्या बेटा, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट, operation or plant. Even overhead cost can be direct as to department. Manufacturing cost can be direct to the product line, sales territory, customer class, etc. We must know purpose of cost calculation before considering whether the cost is direct or indirect. छोड़ दो, उन्होंने कहा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस पे रहेगा, पर्पस पे रहेगा। आज मेरा नोट्स बांटना ये डायरेक्ट कॉस्ट है, कि मेरा पर्पस पता है कि भाई नोट्स अगर मैंने दिया, अगर मैंने कुछ एक्स्ट्रा कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया, टी शर्ट अगर बांटा, तो ये डायरेक्ट मार्केटिंग से रिलेटेड है, मेरे बिजनेस से कनेक्टेड है, तो मेरा कौन सा कॉस्ट हो जाएगा, डायरेक्ट। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि डिपेंडेंट पर्पस, उस पे से तुम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कैलकुलेशन कर सकते हो। अगेन एकदम सिंपल, एमसीक्यूज करोगे तो ज्यादा अच्छे से तुम्हारे जब डाउट वो सॉल्व हो गए या फिर डाउट्स आएंगे तब सॉल्व हो गए, तब ज्यादा अच्छे से समझेगा। अब सिर्फ यहाँ पे हर एक चीज को कंप्लीट करना है रीडिंग करके, और मॉड्यूल छोड़ना नहीं। यहाँ पे एक बार पढ़ा, बाद में मॉड्यूल पढ़ोगे। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट रीड करो, इधर फटाफट से रीड करो।
नॉट विजिबली ट्रेसेबल, आपको बहुत बार तो इतना ही सिंपल पूछ लेते हैं, जो कॉस्ट ट्रेसेबल नहीं है उसे क्या कहते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट कॉस्ट बोले, ठीक है। बट आर नेवरथलेस चार्ज टू डिफरेंट जॉब और प्रोडक्ट स्टैंडर्ड, ठीक है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कॉस्ट, ठीक। इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब देखो, इलेक्ट्रिसिटी, ये तो हर डिपार्टमेंट में यूज हो रहा है, प्रोडक्शन हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, सेल्स डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है। लाइट बिल आ रहा है, लेकिन तुम ये नहीं बोल सकते लाइट बिल सिर्फ हम कौन से डिपार्टमेंट में यूज कर रहे हैं, प्रोडक्शन। तो जहां पे, लेकिन क्या उसका कम इंपॉर्टेंस है क्या, नहीं, अगर लाइट नहीं रहेगी तो प्रोडक्शन होगा ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि दोनों कॉस्ट इंपॉर्टेंट में सेम है, इंपॉर्टेंस दोनों का सरीका है, क्या, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये सिर्फ आप अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन से डायरेक्ट रिलेट कर रहे हैं, ट्रेसेबल है, वो कौन सा कॉस्ट, डायरेक्ट, और जो नॉन ट्रेसेबल है वो कौन सा, इनडायरेक्ट। दैट्स ऑल, घुमा फिरा के वही चीज बताइए, यहाँ पे हटा दो, आगे जाओ, कौन सा बेटा, इंक्रीमेंटल और क्या, संक कॉस्ट। लेकिन अब ये आने से पहले अब थोड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट आना चाहिए इसमें, इसलिए तुमको ये कॉस्ट के फंक्शन के बाद भी एक और कॉस्ट आता है, जैसे यहाँ पे देखो आपको कुछ ना, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ये देखो ऐसे कुछ दिखेगा। और सेमी वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या, एक लेवल तक फिक्स, फिर चेंज, फिर फिक्स, फिर चेंज, ऐसे स्टेप कॉस्ट बोलते हैं उसको, ठीक है ना, स्टेप स्टेप वेरिएबल कॉस्ट, उसको क्या नाम से जाना जाता है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो अभी तुमको ऐसे बोरिंग चैप्टर तो है, लेकिन एमसीक्यूज के साथ पढ़ना है, कोई ऑप्शन है नहीं। 2 मिनट का ब्रेक देता हूँ, आगे का मैं उसके बाद बताऊंगा कौन सी कॉस्ट, लेकिन आज ही करना है, क्या बेटा, सम, वो कौन सा कॉस्ट था, इंक्रीमेंटल और सम। और सम कॉस्ट का एमसीक्यूज आता है, ऐसा कॉस्ट जो अब डूब चुका है, मतलब सम मतलब डूब चुका है, अब उससे कुछ आउट बेनिफिट नहीं मिलने वाला, कर दिया खत्म खत्म। चलो 5 मिनट का ब्रेक लो। ओके, तो ऑनलाइन वाले चाहे तो 1 मिनट लेक्चर में पॉज ले सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दो। सर इंक्रीमेंटल कॉस्ट यानी क्या, सम कॉस्ट, देख लो, सिर्फ सुनो, आराम से खत्म हो जाएगा। इंक्रीमेंटल मतलब उन्होंने कहा कि अगर आप बिना पढ़े बताओ कि कोई भी नई चीज आप ऐड कर रहे हो, मार्जिनल कॉस्ट, एडिशनल, आप नया ओल्ड प्लांट को रिप्लेस कर रहे हो, नए मशीनरी को ला रहे हो, एडिशन कुछ एक्स्ट्रा लग रहा है तुमको, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। सम कॉस्ट मतलब क्या, ऐसा कॉस्ट जो हो चुका है और करना जरूरी भी है। अगर आपको इंडिया में रेलवे लाइन, नासिक से पुणे रेलवे का कोई, अगर कोई आपके दिमाग में प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी है, इन प्रोसेस है, तो वो कब पॉसिबल होगा, जब आप वो रेल की पटरी डालोगे। और रेल की पटरी का जो पटरी डालने के लिए जो फर्स्ट टाइम वाला खर्चा है, वन टाइम कर दिया, जैसे एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, 5 साल के लिए वन टाइम पेमेंट मैंने कर दिया, वो चलती रहेगी। तो ऐसा कॉस्ट जो बाद में आप चेंज नहीं कर सकते। इन्होंने क्या कहा है, ध्यान से सुनना, क्योंकि ऐसे बताने के बाद अल्टीमेटली एमसीक्यू सॉल्व नहीं करता है। व्हाट इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड सम कॉस्ट, नाउ पे अटेंशन। Theoretically, incremental cost related to concept of which cost, marginal cost, ये अंडरलाइन कर लेना फिर। Theoretically, incremental cost, this concept is related to marginal cost, और marginal मतलब क्या, additional, कितना एक्स्ट्रा हुआ, देखो। That's why incremental cost refers to additional cost incurred by firm as a result of business decision। सर बिजनेस ने कुछ ऐसा डिसीजन लिया, पहले वो 100 रुपया खर्चा कर रहा था, लेकिन अब कोई एक नया डिसीजन है जिससे 105 रुपया खर्चा करना पड़ रहा है, तो कितना कॉस्ट बढ़ गया, 5 रुपया। दिस इज नॉन एज एडिशनल कॉस्ट। समझ में आया, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। अब फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीमेंटल कॉस्ट विल हैव टू बी इंकर्ड बाय फर्म व्हेन इट मेक्स डिसीजन टू चेंज इट्स प्रोडक्ट लाइन, रिप्लेसमेंट वन आउट मशीनरी, रिप्लेस वन आउट मशीनरी मतलब जो खराब हो गया था, वेर एंड टेयर हो गया था, डिप्रिशिएट हो गया था, कम प्रॉफिटेबिलिटी दे रहा था, उसको रिप्लेस करने का डिसीजन, जिससे आपका कॉस्ट बढ़ा। बाय न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटी, एक्वायर न्यू सेट ऑफ क्लाइंट, ये एग्जांपल याद रखना। तो आपको पूछा जाएगा कि इन सब एग्जांपल में से कौन सा कॉस्ट का एग्जांपल है, तो ये किसमें है, इंक्रीमेंटल में आता है। कौन से कॉस्ट में आता है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, ठीक है। अभी इधर खत्म कर दिया उन्होंने इंक्रीमेंट। संक कॉस्ट, संक कॉस्ट रेफर्स टू दोस कॉस्ट विच ऑलरेडी इंकर्ड, मतलब वो ऑलरेडी खर्चा हो चुका रहता है बिजनेस का, अब उसमें बदलाव नहीं कर सकते। तो ऑलरेडी मार्केटिंग कर दिया, इंस्टाग्राम पे मैंने मेरा पोस्ट जो भी अमाउंट था देके पब्लिश कर दिया, स्पॉन्सर ऐड आ रहा है, देखो तुमको स्पॉन्सर, वो स्पॉन्सर कर दिए, अब क्या वो खर्चा हो चुका है। द कॉस्ट विच, देखो ऐसे आएंगे, द कॉस्ट ऑलरेडी इंकर्ड
वंस एंड ऑल एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड, ऐसा खर्चा जो हो चुका है और उसे आप रिकवर नहीं कर सकते, उसे कौन सा कॉस्ट बोलते हो? संक कॉस्ट। तो इतना याद रखना, इतनी लाइन आएगी, द कॉस्ट ऑलरेडी इंकर्ड वंस एंड फॉर ऑल कैन नॉट बी क्या बेटा? रिकवर्ड, वो बाद में रिकवर्ड नहीं की जा सकती, उस कॉस्ट को मैं कौन सा कॉस्ट बोलूंगा? संक कॉस्ट। बोलो कौन सा कॉस्ट बोलूंगा? संक कॉस्ट। दे आर बेस्ड ऑन क्या बेटा? विच कमिटमेंट? फ्यूचर, प्रेजेंट की पास्ट? They are based on past commitment and cannot be revised or reversed if the firm wish to do so. True or false? Sunk cost can be revised or reversed. False. अभी तुम ध्यान से इसलिए यहाँ पे पढ़ो, समझ लो। तो बोले होशियार बच्चों का यही खासियत है कि तुम जो है उसको वैसे समझ रहे, मतलब तुम ध्यान दे रहे हो, खत्म। मतलब इसमें जो ध्यान नहीं देगा उसको वापस सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, तब समझेगा अरे हाँ ऐसे कुछ तो है। सीधा 1 मार्क्स का सवाल था कि उन्होंने कहा है कि संक कॉस्ट के पास्ट कमिटमेंट का कॉस्ट है, ठीक है, वो ऑलरेडी इंकर्ड हो जाता है, ठीक है, उसे तुम रिकवर्ड नहीं कर सकते, वही तो बात है, यू कैन नॉट रिवाइज एंड रिवर्स इट, वही पॉइंट था। नाउ एग्जांपल, संक कॉस्ट आर एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन एडवर्टाइजिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अगर कुछ मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो खर्चा खत्म। मैंने ऐसे सुना, अब मुझे पता नहीं, मैं इसका कोई भी जेन्यून एक्सेप्टेबिलिटी नहीं लेता, लेकिन ऐसे ही कुछ तो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया वाला ज्ञान है कि आईफोन वाले कुछ तो स्क्रीन बनाने का टेस्टिंग कर रहे हैं जो सैमसंग वालों ने ऑलरेडी बना लिया है, और वो उनका कंपैरिजन नहीं कर पा रहे, और कुछ तो डील होने वाली कि वो सीधा बोलेंगे कि सैमसंग वाले अभी आप ही हमको ये स्क्रीन साइज से भेजना, अब ये क्या सही है गलत मुझे नहीं पता, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, एक ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि हमने आरएनडी अगर किया तो आरएनडी में खर्चा होगा, आरएनडी सक्सेस हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो वो पैसा गया, क्या गया। अब तुमको ना बहुत बड़ा बजट रखना पड़ता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, क्योंकि तुमको समझ, मतलब तुम एक्सपेरिमेंट करते हो, आरएनडी मतलब क्या? एक्सपेरिमेंट। वो एक्सपेरिमेंट सही भी होगा और एक्सपेरिमेंट गलत भी होगा, लेकिन खर्चा हुआ तो हुआ। जैसे अभी हम जस्ट इमेजिन, इसरो को बहुत बड़ा बजट दिया, अब इसरो को ये बहुत बड़ा दाव खेला था, उनको पैसा देना मतलब देखो ना, पहला हमारा चंद्रयान 2, ठीक है ना, फेल हो गया था, बराबर, चंद्रयान 2 ही फेल हुआ था ना अपना, हाँ 2 फेल हो गया था, तो ये तो क्या था, मतलब उन्होंने सब किया लेकिन वो फेल, तो वो कॉस्ट रिकवर होगा क्या? नहीं, विच कॉस्ट? संक कॉस्ट। समझ में आया? तो ये आरएनडी आपको क्या किया जाएगा, बेस्ट टू बेस्ट एग्जांपल देंगे कि एडवर्टाइजमेंट संक कॉस्ट, आरएनडी संक कॉस्ट, स्पेशलाइज इक्विपमेंट एकदम स्पेशलाइज, फिक्स फैसिलिटी सच एज रेलवे लाइन संक कॉस्ट एट इंपॉर्टेंट बैरियर टू एंट्री फॉर्म इनटू द बिजनेस। और यस सर, आरएनडी के बिना कोई बिजनेस नहीं आ सकता, तो जैसे मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा, अगर मुझे टेलीकम्युनिकेशन में जाना है, मुझे पता है 4 ही लोग हैं, जियो, एयरटेल, आइडिया वुड और बीएसएनएल, बोले 5वां मैं बनूंगा, लेकिन वो बोलते हैं डिपॉजिट दो, लाइसेंस खरीदो 5,000 करोड़ 6,000 करोड़, वो संक कॉस्ट है, और मेरा बैरियर है, बैरियर मतलब मैं बिजनेस में जा नहीं सकता वो दिए बिना, तो दिस इज नॉन एज, ये एक बैरियर मतलब अड़चनीचं पण काम करता, कि तुमको बिल्डर बनना, पैसाच नहीं, संक कॉस्ट एक बैरियर क्रिएट कर सकता है। एनीवेज, 2 कॉस्ट और सीखे तुमने, कौन से कॉस्ट सीखे बेटा? इंक्रीमेंटल और संक कॉस्ट। मुझे बताना कि मैं तुमको पूछूं अगर कि न्यू मशीनरी बाय करना है, इंक्रीमेंटल और संक कॉस्ट? इंक्रीमेंटल। आरएनडी संक कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट संक कॉस्ट। क्या संक कॉस्ट रिकवर्ड हो सकता है क्या? नहीं। क्या संक कॉस्ट रिवर्स हो सकता है क्या? नहीं। एक बार हो, ये पास्ट फ्यूचर का कॉस्ट है या पास्ट कमिटमेंट का कॉस्ट? पास्ट कमिटमेंट। अच्छा, इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज क्या, मतलब कौन से रिलेटेड है? मार्जिनल कॉस्ट जैसा वो करता है, एडिशनल कॉस्ट करके, ठीक है। 3 लाइन का है, हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड क्या बेटा? रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये आप पढ़ो। और तुमने ऊपर पढ़ा है तो आराम से समझते ही जाए, और एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझ जाता है पढ़ के। हिस्ट्री मतलब इतिहास, पास्ट, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट रेफर्स टू कॉस्ट इंकर्ड इन द डैश डैश, क्या बेटा? पास्ट। ऑन द एक्विजिशन मतलब परचेस, एक्विजिशन ऑफ प्रोडक्टिव असेट सच एज मशीनरी, बिल्डिंग एक्सेट्रा, ठीक है। तो परचेस करने पे मैंने ये पास्ट के चीजों का कॉस्ट है, उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट का होगा। रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज द मनी एक्सपेंडिचर दैट हैज बीन इंकर्ड फॉर रिप्लेसिंग विच असेट? ओल्ड असेट। बोले ओल्ड असेट को रिप्लेस करने के लिए कॉस्ट लगा, क्या बोलेंगे? बोले रिप्लेसिंग, ये फाउंडेशन पास होगा, इससे सवाल है। इंस्टेबिलिटी इन प्राइस मेक्स दिस टू कॉस्ट डिफर, अदर things remains the same, increase in the price will make replacement cost higher than historical cost, और ये एमसीक्यूज आते हैं,
ये नहीं पूछेंगे तुमको, एमसीक्यूज ये पूछेंगे। उन्होंने क्या कहा कि ये तो तुमको समझ गया, पास्ट की जो कॉस्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट है, ओल्ड असेट को बदल रहे हो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। लेकिन वो पूछेंगे कि अगर देखो इनस्टेबिलिटी इन प्राइस, मतलब प्राइस इनस्टेबल मतलब फ्लक्चुएट हो रही है कि सेम है, फ्लक्चुएट हो रही, इनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है। इनस्टेबिलिटी इन प्राइस मेक टू कॉस्ट डिफर, अदर थिंग रिमेन्स सेम। अगर प्राइस इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन प्राइस विल मेक विच कॉस्ट हायर, रिप्लेसमेंट कॉस्ट हायर देन विच कॉस्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट। लॉजिक क्या है सर, हिस्टोरिकल कॉस्ट जो 100 रुपए में मिल रहा था वो तो हिस्टोरिकल हो गया, वो तो ले लिया, लेकिन आज भाव इतना बढ़ गया कि वो 100 की चीज 200 में मिल रही है, तो डेफिनेटली क्या बढ़ जाएगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ही बढ़ जाएगा ना। तो बाद में मैं रिप्लेस कर रहा हूं तो महंगा मिल रहा है मेरे को, तो लॉजिकली भी तुम देखो तो आंसर दे सकते हो कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट ज्यादा होगा कंपेयर टू विच कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है, डन। प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट, अगेन 4 लाइन का, और फिक्स और वेरिएबल तक तुम तो आ जाएगा, सिर्फ ये नया है। और ये तो तुमको फिर नोन बात है, फिक्स मतलब तुम तुरंत बोलोगे रेंट मेरे लिए क्या है, फिक्स, और मैं बोलता हूँ लाइट बिल क्या है, वेरिएबल। ठीक है ना, मतलब दैट्स ये आएगा, सिर्फ ये पढ़ लो प्राइवेट और सोशल। आई होप समझ गया रहेगा। सोशल कॉस्ट से मतलब क्या उनका, कि बोले अंबानी जब बिजनेस कर रहा है, पैसा कमा रहा है, तो वो वर्कर को ऑक्सीजन खरीद के नहीं देता, तो फ्री में रोड, जो वो रॉ मटेरियल यूज कर रहा होगा, जो एक्सट्रैक्शन कर रहा है, तो नेचर में कुछ चीजें फ्रीली अवेलेबल है, लेकिन वो ओवर प्रोडक्शन की वजह से किसका डैमेज हो रहा है, नेचर का। तो ये जो नेचर को डैमेज हो रहा है ये कॉस्ट है, मतलब बराबर ना, फुकट में कुछ नहीं मिलता, तुम इतना प्रोडक्शन बना रहे हो, तुम सारा पॉल्यूशन नदियों में छोड़ रहे हो, रिवर में, तो ये तुम्हारी कॉस्ट है कि रिवर खराब हो रही है। तुम नया प्लांट डाल रहे हो तो ट्री कट कर रहे हो बहुत सारे, तो वो जो ओजन लेयर वगैरह जो भी होगा वो अगर कम हो रहा है, तो ये तुम्हारा सोशल कॉस्ट है, कि तुम अगर प्रोडक्शन कर रहे हो, तुमको बाकी तो दिख रहा है, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट दिख रहा है, लेकिन तुमको ये नहीं दिख रहा कि इन्वायरमेंट की हानि कितनी हो रही है, और ये जो इन्वायरमेंट का नुकसान हो रहा है वो कौन सा कॉस्ट है, सोशल कॉस्ट। अब देखो पढ़ लेते हैं। Private costs are costs actually incurred or provided for by firm and are either private cost explicit भी हो सकता है और क्या हो सकता है, implicit भी हो सकता है, in short economic cost भी हो सकता है और accounting भी हो सकता है। They normally figure in business decision as they form part of total cost and are internalized by firm। ये firm की internal बात है। सोशल कॉस्ट मतलब क्या, ऑन द अदर हैंड सोशल कॉस्ट refers to the total cost borne by the society on account of business activity and included private cost and external cost। अंडरलाइन करना, सोशल कॉस्ट में दोनों चीजें, इट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज फॉर विच द फर्म इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे प्राइस सच एज एटमोस्फेयर, जहां पे वो काम कर रहा है फर्म पैसा नहीं दे रहा है, रिवर्स, roadway, etc. And the cost in term of this utility created such as air, water, environment pollution, etc. तो दिस यूटिलिटी कर रहे हैं क्योंकि एक्स्ट्रा प्रोडक्शन की वजह से सब खराब हो रहा है, इन पे लोड आ रहा है, दिस इज नोन एज क्या, सोशल कॉस्ट। आज दोस्तों टोल नाके पे आप देखते हो कि बहुत ज्यादा टोल लिए जाते, फोर व्हीलर लेके जाओ, बड़ी गाड़ी लेके जाओ, बात है कि थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन रोड तो सब कुछ सब लोग यूज कर रहे हैं, है ना। और रोड डैमेज किसकी वजह से हो रहा है ज्यादा, हेवी व्हीकल की वजह से, लोडेड व्हीकल की वजह से, और लोडेड व्हीकल तो कौन सा रहता है, ट्रक भी रहता है, कमर्शियल व्हीकल रहते हैं, तो लेकिन ये तो रोड नॉर्मल बना है, सब टैक्स पे कर रहे हैं, ज्यादा तो कौन यूज कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन वाले यूज कर रहे हैं। तो ये कुछ चीजें है हेवी व्हीकल के लिए, बहुत सारी ऐसी बात है, लेकिन हमको नहीं बढ़ाना। हो गया तुम्हारा प्राइवेट कॉस्ट और क्या, सोशल कॉस्ट। अब फिक्स और वेरिएबल तो तुमको पढ़ने की भी जरूरत है। फिक्स कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ बदलता नहीं है, और वेरिएबल कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होता है। मतलब सिंपल सी बात है, मेरे को अगर 50,000 रेंट देना है तो 50,000 ही रहेगा, भले एक स्टूडेंट आए या दो आए या 10 है। और अगर दिस इज फिक्स कॉस्ट,
लेकिन अगर स्टूडेंट आए और टी शर्ट बांट रहा हो, कम ज्यादा स्टूडेंट कम ज्यादा टी शर्ट बाकी, ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट। ये समझाने के लिए तुम्हारा एक रिवीजन लेता हूं सिर्फ 2 मिनट का। अब फिक्स और वेरिएबल के बाद खत्म है, ये सिर्फ एक बार पढ़ना, तुम्हारा मेन कॉस्ट डन हो जाएगा। कॉस्ट फंक्शन में मैंने तुमको जो बताया था ये वाला टेबल, और इससे तुम्हारा जो बड़ा चैप्टर लग रहा है ना वो अपने आप डन हो जाएगा, दिस टेबल, ध्यान दो। और इससे तुम सारे फॉर्मूला डन कर लोगे। एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन। हाँ 2 मिनिटात अनाउन्स करून देतो, माझं होऊन जाईल तेव्हा। हा ठीक आहे, माझं ब्रेकफास्ट झालं। हाँ हाँ पे अटेंशन। झालं का? पेपर के मार्कर टाइप करून पे अटेंशन। इन्होंने क्या कहा है, अगर आप ये देखो, ये मैंने एक एमसीक्यूज आपको सॉल्व कराया था और यहाँ पे तुम्हारे मार्क्स जाएंगे, यहाँ पे ध्यान देगा। अगर 0 यूनिट पे आपको 1000 रुपया खर्चा आ रहा है तो ये तुम्हारा फिक्स कॉस्ट रहेगा, याद रखो। बहुत बार ये पूरा टेबल खाली देते हो जो आपको भरना होता है, तो आप दिमाग कहां से लगाओगे, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ थिंकिंग बनेगा कि अगर 0 यूनिट पे भी आपको टोटल कॉस्ट देंगे, फिक्स भी नहीं देंगे, ये भी क्वेश्चन मार्क रहेगा। बोले 0 यूनिट पे भी अगर तुमको टोटल 1000 रुपया लग रहा है, इसका मतलब 1000 रुपया तुम्हारा कौन सा कॉस्ट होगा, फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल तो रहेगा नहीं, कुछ नहीं बन रहा है, तो 0 यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट 0 होगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट यहाँ पे एडमिशन हो ना हो रेंट तो देना पड़ेगा। ऐसे वाली बात है कि अगर तुम्हारे 0 यूनिट पे कुछ भी दिया, और याद रखना टोटल फिक्स कॉस्ट कभी भी चेंज होता नहीं, इसलिए तुमको ये कॉलम पूरा भरते आ जाए। अगर एक खाली भी रहता ना तो भी तुम इससे फिलिंग द ब्लैंक्स के जैसा भर सकते थे। लॉजिक ये कि फिक्स कॉस्ट कभी भी चेंज होता नहीं। कौन सा फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन बढ़ने के साथ या कम होने के साथ चेंज होगा नहीं, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो इसीलिए इसका ग्राफ ऐसे कुछ तो बनता है, टोटल फिक्स कॉस्ट सेम 1000 रुपया तो 1000 ही रहेगा। 3 यूनिट बनाओ, 4 बनाओ, 10 बनाओ, 12 बनाओ, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या रहेगा, सेम। तुमको पूछा रहेगा कि अगर मेरा 4th यूनिट पे टोटल कॉस्ट है 1196 और फिक्स कॉस्ट है 1000, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना रहेगा, 96 196। वाई, क्योंकि टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू योर टोटल कॉस्ट। यहाँ पे तुम्हारा फॉर्मूला बन गया। तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बेटा, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ढूंढते आएगा तुमको। तुमको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया, कितना अमाउंट आएगा, 1400 कैसे निकालोगे, लॉजिकली है ना, ये दोनों को ऐड करोगे। बहुत सिंपल लग रहा है यहाँ पे देख के, लेकिन इस पे सवाल आता है। और ऊपर जो तुम थियरी है ना वो अपने आप कवर होगा अगर ये चीज करोगे तो। और चैप्टर छोटा सा हो जाएगा अगर तुमने ये देख लिया तो ये तीन तुमको समझा, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, टोटल कॉस्ट। क्या हो जाएगा, टोटल। अब आता है दोनों में फर्क है, टोटल फिक्स कॉस्ट और क्या, एवरेज फिक्स कॉस्ट। दोनों के नीचे कॉमन वर्ड क्या दिख रहा है बेटा, फिक्स कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। लेकिन दोनों में अनकॉमन क्या दिख रहा है, मतलब डिफरेंस क्या दिख रहा है, ये फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है, सेम, और एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या हो रहा है, कम कम हो रहा है देखो। और एक कंटिन्यूस कम हो रहा है। इस पे एक एमसीक्यू था, हमने सॉल्व किया था कि ऐसा कौन सा कर्व है जिसका यू शेप नहीं है। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व का यू शेप नहीं होगा, क्योंकि कंटिन्यूस क्या हो रहा है, डिक्रीज ही हो रहा है। ये एमसीक्यूज है, इधर गया ये ना, डिक्रीज ही हो रहा है, ठीक है। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट, ये एमसीक्यूज किया था कि यू शेप तो बन ही नहीं सकता, हम आएंगे कहो। लेकिन याद रखना तुम्हारा क्या चेंज होता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट। क्या चेंज नहीं होता, टोटल फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट है लेकिन एवरेज आ गया तो याद रखना जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना उतना तुम्हारा एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होगा, लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट चेंज होगा नहीं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, अच्छा एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ठीक है ना। तो 1000 डिवाइडेड बाय 4, तो चौथे यूनिट पे एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगा, 250। 1000 डिवाइडेड बाय 10, 10 यूनिट पे एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगा, 100। सिंपल सिंपल वाले तुमको बताया, बाकी कैलकुलेटर रहेगा। व्हाट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट, सॉरी व्हाट इज कौन सा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट,
टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय तुम्हारा यूनिट, जो भी प्रोडक्शन वाला। तो अब देखो 10वें पे 670, मतलब 10वें पॉइंट पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या रहेगा? तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 670 डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट 10, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना आ गया? 67। एवरेज फिक्स कॉस्ट देखा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। व्हाट इज एवरेज टोटल कॉस्ट? दो तरीके से देख सकते, दो फॉर्मूला हो सकते हैं। पहला, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट, पहला फॉर्मूला। दूसरा, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू योर एवरेज टोटल कॉस्ट। तो दोनों ही ऑप्शन रहेंगे इसके। समझ आएगा मैंने कैसे किया? ये देखो 500 प्लस 45 कितना हो गया? 545। एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बना? एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये एक तरीका। दूसरा 1090 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आएगा? 545। दो तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखवा के दूं ताकि आप समझो चीजों को। देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बोलूं कि किस तरीके, मतलब ये अगर एमसीक्यूज दिया, बच्चे बोलते हैं सबसे अवघड है, इसलिए चैप्टर डिफिकल्ट लगता है क्योंकि ऐसे एमसीक्यूज आ गए। तुमको बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड आउट, क्या बेटा? विच एवरेज टोटल कॉस्ट। ऑप्शन ए, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ऑप्शन बी, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ऑप्शन सी, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट, जो भी है नंबर ऑफ यूनिट। ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। आंसर क्या रहेगा? बोथ बी एंड सी, क्योंकि तुम्हारे इस फॉर्मूले से भी आंसर आएगा और इस फॉर्मूला से भी आंसर आएगा। टोटल कॉस्ट को तुम यूनिट से डिवाइड करोगे तो भी एवरेज टोटल कॉस्ट आता है, और एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट करते हो तो भी तुम्हारा टोटल मतलब एवरेज कॉस्ट आता है करके। एंड दैट इज द फॉर्मूला। और ऐसे करोगे तो तुमको ये कुछ ना ऐसे अवगढ़ नहीं लगेगा। नहीं तो तीसरे चैप्टर पे यहाँ पे आके बच्चे बोलते हैं मैथ्स जैसा हो गया, जबकि मैथ्स नहीं, इकोनॉमिक्स में आपको नंबर्स दिख रहे हैं लेकिन है सिंपल। ठीक है, तो अभी आपने मुझे बताओ, आपने सबसे पहले बताया मुझे टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कुछ भी मिसिंग रहे आपको आराम से मिल सकता है इस फॉर्मूला में डाल के। फिर तुमने मुझे दूसरा फॉर्मूला बताया एवरेज फिक्स कॉस्ट का, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, जो भी यूनिट है क्वांटिटी है। तीसरा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी या यूनिट। चौथा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फर्क है, टोटल वेरिएबल है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ना। अच्छा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है? दो फॉर्मूला है, कौन सा? एक, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ना, एवरेज मतलब वो टोटल लास्ट कॉलम था ना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल हो गया ना, मैं वही पूछ रहा हूँ, इन दोनों का टोटल एवरेज टोटल कॉस्ट। एक मिनट, बताओ मेरे को बेटा, नाम क्या है इसका? एवरेज टोटल कॉस्ट। ओके, इसके दो ऑप्शन है, एक एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और दूसरा फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल जो भी यूनिट है या क्वांटिटी है। ठीक है, तो याद रखना, उसका फोटो खींच लो। ठीक है, नहीं तो फिर, और इसमें चौथा से पांचवा ऐड कर देता हूँ, रुको। मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या रहेगा बताओ फॉर्मूला? टोटल कॉस्ट एन माइनस टोटल कॉस्ट एन माइनस वन, ये वाला हाँ, के बार बना देते, वो बनना चाहिए बेटा।
अभी आना चाहिए तो वापस ब्रेक हो जाएगा। और ये टेबल एक बार देख लो, इसके सारे, अगर ये पूरा पीछे एमसीक्यूज होगा या फिर तुम नोट्स में करोगे तो अभी शुरू कर दो नोट्स के एमसीक्यूज। टाइम निकालना है बेटे, टाइम कम है लेकिन अब। और आज का लेक्चर अकाउंट का देखना, जिन भी बच्चों ने नहीं देखा आज ही कंप्लीट करो प्लीज, क्योंकि वो 6 सब में से मतलब तुमको समझ रहा होगा सिंपल है जिन्होंने देखा, मतलब डिफिकल्ट नहीं। 7 इलिस्ट्रेशन रिटर्न ऑन अप्रूवल बेसिस डन हो, 7 इलिस्ट्रेशन है, ठीक है। मतलब और ये बहुत सिंपल है, लेकिन पूरा लेक्चर देखना, स्टार्टिंग का थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है, थियरी समझा तो जनरल एंट्री डन है, मतलब एकदम लॉजिकल। हाँ ठीक है, चलो भाई आना राजा आज के दिन, तो पॉज कर, चलो यहाँ पे रुकते हैं। मार्जिनल कॉस्ट का टेबल सिर्फ एक बार देख लो, इस फॉर्मूले के हिसाब से समझ में आ जाएगा।